हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा बिजनेस अकाउंट का क्लास है, जो अकाउंटेंसी का हम लोग का आज का क्लास है, उसमें आज हम लोग कोई नया सेशन या कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो पिछले सेशन में अकाउंटिंग्स के बारे में जो भी कुछ हमने डेफिनेशन पढ़ा था, अकाउंटिंग्स टर्म्स को पढ़ा है, अकाउंटिंग्स कहाँ कैसे यूज करना है, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस, इन सब के बारे में हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा है, आज उन्हीं के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है हम लोग का, जिसमें अगर आप लोग को उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके पास, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे करोगे, या आपसे कहीं सवाल पूछा जाता है उस सारे टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे, आप उनका आंसर कैसे करोगे, उन्हीं से रिलेटेड आज का हम लोग का सेशन है। तो चलिए, हम लोगों ने इसके लिए मैंने ना एक्सेल सीट में कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो चलते हैं हम लोग एक्सेल सीट पे। और ये आगे हम लोग एक्सेल सीट पे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, इसका मैंने नाम रखा है। और इसमें मैंने बहुत सारी क्वेश्चन सेट बनाए हैं। जैसे सबसे पहले सेट में अगर हम बात करें, तो इसमें हमें करना क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज इवेंट और ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पे देखो, आप 10 क्वेश्चन है आपके पास पहले क्वेश्चन में, और इसमें आपको करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो सेंटेंस है, सेंटेंस कहो अभी फिलहाल, या फिर आप कह सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो इवेंट है और कौन ट्रांजैक्शन है, इसे आपको क्लासिफाई करना है। तो जैसा कि पिछले सेशन में आप लोग को मैंने बताया था ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बारे में, एक समरी रिकैप हम कर ले, तो मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनमें मॉनेटरी टर्म होता है, यानी उनमें फिनेंशियल इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस पे, और इवेंट पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट मे भी हो भी सकता है, जनरली नहीं होता है। यानी वो सारे एक्टिविटी, वो सारे जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है ना, उनमें जो जिनका फिनेंशियल इम्पैक्ट है वो ट्रांजैक्शन होते हैं, और जिनका फिनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता वो इवेंट। तो अब यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर एबीसी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹60,000। ठीक है, तो एबीसी ने 60,000 रुपए कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जैसे ही बिजनेस को 60,000 रुपए का कैपिटल मिला होगा, तो बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटस चेंज हो गया होगा ना। बिजनेस अभी जो हम सोच रहे होंगे कि स्टार्ट करना है, कर रहे हैं, जीरो वैल्यू पे था। जैसे ही 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ कैपिटल के रूप में, वो वैल्यू उसका 60,000 रुपया बिजनेस को एज एसेट हो गया ना, कि हाँ कैश आ गया हमारे पास 60,000 रुपया, अब हम बिजनेस में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फिनेंशियल इम्पैक्ट आया इसका बिजनेस के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ओके, ये ट्रांजैक्शन हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेस एन ऑर्डर टू XYZ एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ ₹35,000। मतलब कोई XYZ कंपनी नाम का कोई सप्लायर है ना, जिसको हम एक ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर मींस यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमने उससे सामान परचेस करना है, उसके लिए हम उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए हम इसको क्या डिनोट करेंगे, क्या रेफर करेंगे, ट्रांजैक्शन या इवेंट। इवेंट, तो इसे हम लोग रेफर करेंगे इवेंट। बिल्कुल सही। क्यों करेंगे, तो इसके पीछे रीजन है, हमने क्या करना है, कर रहे हैं ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमने सिर्फ सामने वाले सप्लायर को, यानी XYZ कंपनी को हमने ये बताया होगा कि 25,000 रुपए यानी 35,000 रुपीज का जो जो गुड्स है आपके पास, ये लिस्ट होगा, जो हमने उससे दिया होगा कि ये लिस्ट है, इतना रुपए का टोटल बनता है, वो हमको आपको डिलीवर कर दीजिएगा, हमको आपसे उसको परचेज करना है। इसके लिए हमने ऑर्डर लगाया, ना ही हमने यहाँ पे उसको 25,000 रुपए का पेमेंट करा है, और ना ही अभी कोई सामान हमने उससे खरीद के लाए हैं। मे भी हो सकता है कि ये ऑर्डर अभी आज लगाए होंगे और नेक्स्ट डे इस ऑर्डर को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई ना अभी ऑर्डर लगाने टाइम हमारा कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट चेंज हुआ, ना ही कोई स्टॉक में हमारा चेंजेस आएगा, और जैसे ही ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो और भी कुछ नहीं होगा। इस वजह से ये जो है
इसको हम लोग क्या रेफर करेंगे, एज अ इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड रेंट फॉर ऑफिस ₹15,000, यानी ऑफिस हमने एक ओपन कर रखा है अपना एक बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग के लिए हम रेंट पे करते हैं 15,000 रुपए का। तो जैसे ही रेंट पे करेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश बैलेंस या चेक पेमेंट करेंगे तो बैंक का बैलेंस कहीं ना कहीं से तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा, और जैसे ही मनी इम्पैक्ट हुआ, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ, फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन होगा। तो ये क्या है हमारा ट्रांजैक्शन। अगला, मिस्टर विकास दास अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट। विकास दास नाम का कोई हमारे बिजनेस, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे मैंने विकास दास नाम के किसी बंदे को एज अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, हायर किया है। तो इसको हायर करने से क्या हुआ, एक ये डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं हमने आज विकास दास को एज अकाउंटेंट यहाँ पे रख लिया है। अब वो काम करेगा यहाँ, जब उसकी जब मंथ पूरा होगा तो उसको सैलरी दिया जाएगा, जो भी उसका सैलरी होगा। लेकिन फिलहाल अभी हमने उसे अपॉइंट किया, इससे हमारा कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हमारा इवेंट होगा। ठीक है, गुड, इवेंट। अगला है ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ऑफ ₹21,000, यानी हमारा बिजनेस जब हमने स्टार्ट करा है तो हमको काम करना है बिजनेस के लिए, और पैसे का लेन देन जो है वो कैश में ज्यादा नहीं कर सकते, बैंक से ही करना है, चेक से करना है, तो उसके लिए तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट जैसे ओपन करेंगे तो हमें पहले क्या करना है, 21,000 का डिपॉजिट करना है। तो हमारे बिजनेस का कैश तो उतना घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कैश, बैंक में बैलेंस एज एसेट के रूप में बन जाएगा, है ना। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ ना, एक जगह कैश का बैलेंस घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हमारा बैंक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो इसको हम लोग क्या रेफर करेंगे, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा मैनेजर। मिस्टर वर्मा एक मैनेजर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि रिजाइन कर रहा है, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, मिस्टर वर्मा रिजाइन कर रहे हैं कंपनी से। तो रिजाइन कर रहे हैं तो इससे क्या है, कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा क्या? वो मैनेजर थे, आज चले गए, उनका सारा बिल ड्यू जो भी था, सैलरी वगैरह वो क्लियर था, वो चले गए रिजाइन करके। अब वो क्या है, कुछ नहीं, उनका कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, उसे हम लोग क्या रेफर करेंगे, इवेंट। एक डॉक्यूमेंटेशन, बस इवेंट। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड सैलरीज टू मैनेजर। अब सैलरी दे रहे हैं मैनेजर को, ये तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में हमने कुछ पैसा डिपॉजिट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा किसी कारण से, उसका इंटरेस्ट बैंक मुझे दे रही है, इससे भी तो हमारे बैंक बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा ना, चेंजेस आएगा ना, तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, गिवन एन एप्लीकेशन टू बैंक फॉर बैंक स्टेटमेंट। अब आपको बैंक से कितना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपने महीने भर का ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट चाहते हैं बैंक से, उसके लिए आपने बैंक को एक एप्लीकेशन डाला कि मुझे ना इस पर्टिकुलर मंथ का स्टेटमेंट दीजिए। तो उसके लिए जो आपने स्टेटमेंट करा वो क्या है, वो एक इवेंट है, उस स्टेटमेंट को लेने देने से कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे ही कहता है कि उस स्टेटमेंट को देने के लिए बैंक ने बोला कि हम स्टेटमेंट के लिए चार्ज करते हैं, और बैंक ने चार्ज कर लिया ऐसा, फिर वो क्या हो जाता, ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई चार्जेस की बात नहीं है, तो ये क्या है, इवेंट। नेक्स्ट, परचेज अ टिकट ऑफ इंडिया श्रीलंका मैच फॉर ₹1,000। एक टिकट जाके खरीद रहे हैं, है ना। ऐसे इसका बिजनेस से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन अगर इसमें भी तो पैसे जा रहे हैं ना, लेकिन ये पैसे जा रहे हैं मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, में भी हो सकता है कि हमारे जो बिजनेस होंगे उन्होंने बोला चलो भाई आज मैच देखते हैं, 1,000 रुपए का टिकट लिया और इंडिया श्रीलंका का मैच देखने चले गए, एशिया कप का मैच। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इसी चीज का, जिसको आप लोगों को बताना है कि इसमें ट्रांजैक्शन या इवेंट कौन क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूंगा स्टूडेंट्स, और आप लोग इसका जवाब दोगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में है कमेंस्ड, कमेंस्ड के साथ मैंने ऑब्लिक देके स्टार्टेड भी लगाया, मतलब कमेंस्ड और स्टार्टेड दोनों क्या है, एक ही वर्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000,
मतलब हमने 50,000 रुपए कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करा, तो ये क्या होगा, इवेंट या ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन। गुड, ये क्या होगा, ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें फिनेंशियल इंपैक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000। हमने 15,000 रुपए मूल्य का क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब होता है उधार, उधार में हमने सामान को परचेज किया। अब बताओ, अब मैंने बताया उधार में किया, तो अभी सोचोगे, कहोगे कि सर आपने तो बताया फाइनेंशियल इंपैक्ट, जहाँ पैसे लेन देन होंगे तभी हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, यहाँ तो पैसा दे नहीं गए, यहाँ तो सीधा सामान ले गए पैसा, लेकिन पैसा नहीं दिया, तो क्या ये इवेंट हो जाएगा क्या? ये भी ट्रांजैक्शन होगा। अरे पैसे अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तो ट्रांजैक्शन, हमने तो लेन देन किया ना, कि हाँ इतने रुपए का लेनदारी तो बन गया ना, लायबिलिटी तो बन गया कि हाँ इतने रुपए का हमने 15,000 रुपए हमको पे करना है ना। फाइनेंशियली वो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई इतना रुपया उसके वो देना अभी बाकी है, और अगर उस पे नहीं देखे तो हम 15,000 रुपए का जो सामान लाएंगे वो तो स्टॉक का हमारा इम्पैक्ट पड़ा होगा ना, तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। ओके, सेल प्राइस लिस्ट टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को हम एक ना प्राइस लिस्ट भेज रहे हैं, प्राइस लिस्ट होता है ना, कैटलॉग प्राइस लिस्ट, ये सब वो भेज कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो इसमें कोई पैसे वैसे का तो देना लेना नहीं होगा, ना अभी ना बाद में, कभी नहीं, तो ये क्या है, ये एक इवेंट है। अगला, रिसीव सेल ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ ₹55,000। हमने अपने किसी कस्टमर से सेल करने के लिए उससे एक ऑर्डर रिसीव किया, तो हम सेल करने के लिए किसी से ऑर्डर रिसीव करें या परचेज करने के लिए हमने किसी को ऑर्डर प्लेस किया, दोनों कंडीशन में अगर हमने कोई पेमेंट एडवांस नहीं लिया या दिया है तब तक वो क्या है, इवेंट है। जैसे ही वहां बता दें कि एडवांस पेमेंट हम लिए हैं या एडवांस पेमेंट हम इसके लिए दिए हैं, देन वो हो जाएगा फिर क्या, ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ले रहे हैं, तो ये क्या है, इवेंट। नेक्स्ट है, सप्लाइड गुड्स टू द कस्टमर एज पर ऑर्डर। अब ऊपर जो ऑर्डर लिए उसके अगेंस्ट में हमने कस्टमर को गुड्स सप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, इवेंट या ट्रांजैक्शन? क्यों इवेंट होगा? हमने ये जो 55,000 का ऑर्डर लिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ही तो हमने ये सप्लाई करा, ऐसे तो हमने सप्लाई नहीं किया, ऑर्डर आया था तभी तो सप्लाई किया, मतलब 55,000 का सामान हमने बेचा होगा ना, अगेंस्ट में, ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर हम सप्लाई दे दिए मतलब हमने उसको सेल कर दिया। अब सेल कर दिया, वो पैसा नहीं मिला है, वो बाद में तो मिलेगा ना, ऑर्डर लगाया, ऑर्डर रिसीव करा तो इवेंट, लेकिन उस ऑर्डर को पूरा कर दिया तो फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा ना। हम तो ऑर्डर सेल कर दिए तो हम तो बता 55,000 रुपए का सामान मेरे स्टॉक से खत्म हो गया, अब वो 55,000 रुपए आज नहीं 2 दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद हम अपने कस्टमर से रिसीव करेंगे, इफेक्ट तो पड़ गया ना फाइनेंशियल, तो ये क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ये इवेंट नहीं होगा, ये होगा ट्रांजैक्शन। ओके, अब है अगला, रिसीव द चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से 25,000 रुपए का चेक आप रिसीव कर रहे हैं, ऐसा ले रहे हो, बैंक में आएगा ना, कैश नहीं आ रहा, बैंक में तो आ जाएगा चेक डिपॉजिट करने के बाद, तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, तो ट्रांजैक्शन। पेड वेजेस टू द वर्कर, वर्कर को पैसा पे करना है, पैसा खर्च हो रहा है, ये भी ट्रांजैक्शन। द कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 ड्यू टू सम डिफेक्ट, डिफेक्ट की वजह से 500 रुपए का सामान कस्टमर वापस कर रहा है, तो क्या ये इवेंट में डालेंगे क्या, ये भी तो ट्रांजैक्शन है ना, इसमें भी तो इफेक्ट आएगा, 500 रुपए का सामान मेरा डिफेक्टिव साइड हो जाएगा, वो लॉस चला जाएगा, डिफेक्ट है, ये सारा चीज है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से जल के 1,500 रुपए मूल्य का सामान नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, 1,500 रुपए लॉस हुआ ना, फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा ना, तो ये भी क्या, ट्रांजैक्शन। आगे, बैंक चार्ज डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज डिडक्ट कर, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इस वाले क्वेश्चन में बैंक ने क्या किया, चार्ज, अलग अलग सर्विसेज के लिए चार्ज डिडक्ट कर दिया, तो इससे भी तो फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा, बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, कम क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ओके, इस तरीके से आप इवेंट और ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। याद रखिएगा, आपको ध्यान रख समझना है चीजों को, पॉइंट समझना है कि इफेक्ट कहां पड़ रहा है किस चीज का, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उस बेसिस पे हमें उसे क्लासिफाई करना होगा।
होता है इवेंट और ट्रांजैक्शन। ओके, तो अब आप लोग को मे बी कि इवेंट और ट्रांजैक्शन का जो डिफरेंस है वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, इसमें हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे जैसे इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाए हैं, इन लिस्ट को ना आपको लायबिलिटी बॉक्स में और एसेट बॉक्स में जो है ना पुट करना है। और एक और लिस्ट मैंने यहाँ बनाया है जिसको आपको इनकम और एक्सपेंस का लिस्ट है जिसे आपको इनकम और एक्सपेंस बॉक्स में पुट करना है। चलिए फिर इस पे देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें हम लोग। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं पहले ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ सको क्या क्या वर्ड्स हैं। तो देखिए सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, एक एसेट होता है। प्लांट यानी बहुत बड़े बड़े मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सब में क्या होता है, इनका एक वैल्यू होता है। ये सारे क्या होते हैं, एसेट्स। जैसे देखो प्लांट एंड मशीनरी है, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग्स है, लैंड्स है बिजनेस का, वो भी क्या है, एसेट है। ओके, तो हम लोग नोट करते चले, एसेट वाले को एसेट में डाल देते हैं, लायबिलिटी वाले को लायबिलिटी में डालेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर प्लांट एंड मशीनरी। ओके, एंटर कर करके हम पुट करते जाते हैं। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट अगला जो है इसमें क्या है, लोन, लोन्स। लोन्स क्या है, तो लोन आपने बैंक से लिया है बिजनेस को रन करने के लिए, लोन्स आपने अपने रिलेटिव से लिया है, लोन्स अपने अपने पार्टनर से ले लिया है, ऐसा कुछ भी। तो ये लोन क्या होता है, बिजनेस के ऊपर आपके ऊपर एक तरह का लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये लोन्स क्या होगा, लायबिलिटी कॉलम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं इसका कि कैपिटल सर एसेट होता है ना, कैपिटल एसेट होता है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। कैपिटल लायबिलिटी होता है। ठीक है, कैसे होता है लायबिलिटी, तो पहले मैं इसे लायबिलिटी बॉक्स में डाल देता हूं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैपिटल लायबिलिटी कैसे है। तो कैपिटल मींस पूंजी है ना, तो पूंजी जो है वो बिजनेस के पास आता कहां से, बिजनेस क्या है, बिजनेस कुछ है क्या, एक इंटेंजिबल है ना। बिजनेस मतलब क्या, अब हम जैसे यहाँ पे सपोज करो ना, एक नीचे में सुपर मार्केट है, तो सुपर ऊपर वहां साइड में जो है वो सलून है या जो भी है, तो वो सब क्या है, एक तरह का बिजनेस है। अब उस बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेसमैन होता है, ऑनर होता है। तो पैसा कौन लगाता है, बिजनेस ऑनर, बिजनेसमैन। अब किसके लिए, बिजनेस को देता है कि भाई तुम बिजनेस क्या, एक तरह का एंटिटी मान के चलो, एक काल्पनिक समझो कि बिजनेस को मान लो कि एक पर्सन, तो एंटिटी है वो एक। उस बिजनेस को बिजनेसमैन ने पैसा दिया कि भाई आप चलो खूब जो है वो ग्रोथ करो और हमको बदले में प्रॉफिट मिले, ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये बिजनेसमैन का वो पैसा है, तो बिजनेसमैन का वो एसेट हुआ क्योंकि उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लेकिन बिजनेस को वो पैसा मिला है कि आप रन करो अपने आप को और ग्रोथ करो, तो ये उसके आप इसके बदले में मुझे अपना रिटर्निंग दो। तो बदले में रिटर्निंग तो लोन लेने पे भी तो देते हो ना, लोन कोई देता है तो लोन जो है देने के बाद वो आपके लिए पैसा आपका एसेट हो गया, लेकिन वो जो जिसने लोन दिया उसका आपके ऊपर तो लायबिलिटी बन जाता है, तो इसलिए लोन को लायबिलिटी में रखते हो, बदले में पे करते हो। ठीक वैसे ही कैपिटल किसी ऑनर ने दिया है तो वो ऑनर के लिए एसेट है ना, लेकिन बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गया ना कि ऑनर तो ये सोच के बिजनेस में लगाया कि भाई इसके बदले में हमको रिटर्न मिलेगा, या तो पूरा पैसा रिटर्न करो या थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट के रूप में रिटर्न करो। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप लोग को समझ में आया, ये कैपिटल बिजनेसमैन के लिए एसेट होगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिजनेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन कैसे अलग अलग है और क्यों कैपिटल लायबिलिटी है, वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी तो मैंने जो बताया वो डिफरेंस समझ में आया, इस वजह से कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट कैपिटल के बाद क्या है, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड भी है, तो कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस, यानी आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा भरा हुआ है, खूब अच्छा खासा बैलेंस है। या फिर कैश इन हैंड यानी आपके बिजनेस में कैश के रूप में पैसा
जमा है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या है, आपके पास एसेट है ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दोनों क्या है, एसेट। कैश एट बैंक, कैश इन, ओके। नेक्स्ट, मोटर कार। तो मोटर कार अगर है आपके बिजनेस में, तो मोटर कार भी क्या है, एक उसका वैल्यू है ना, तो वो भी क्या होगा, एक एसेट होगा। ओके, मोटर कार भी क्या है, एक एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है। इसको कभी कभार आप इसे बैंक ओवरड्राफ्ट को ना बैंक ओवर कैश क्रेडिट यानी कि बैंक ओसीसी के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओडी कहते हैं, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और ओसीसी यानी कि ओवर कैश क्रेडिट। तो बैंक ओडी या बैंक ओसीसी दोनों एक ही चीज होते हैं, और ये एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक ने ओवरड्राफ्ट करा है, मतलब आपने जो ड्राफ्ट भरा है, ड्राफ्ट मतलब क्या, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। अब वो ड्राफ्ट डीडी चेक कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने चेक भरा बैंक में, और आपके पास अकाउंट में, जनरली ये कंडीशन बैंक का एक सीसी अकाउंट होता है, एक टाइप ऑफ अकाउंट होता है सीसी, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही ओपन किया जाता है। ये जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड हमें बैंक देती है ना, जिसमें आप यूज करो और पैसे डालो, ठीक वैसे ही बिजनेस के लिए ना बैंक्स जो ना एक लोन अकाउंट ओपन करती है, जिसको सीसी अकाउंट कहते हैं, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड। तो उसमें ही ये फैसिलिटी मिलती है जनरली, ओवर कैश क्रेडिट का यानी ओवरड्राफ्ट का, मतलब आपके अकाउंट में पैसे कम भी हैं, तो बैंक जैसे ड्राफ्ट आपने भरा 10,000 का और 10,000 का, और आपके अकाउंट में अभी 8,000 ही है, 8,000 रुपए ही है, और बैंक ने आपके लिए, बैंक ने आपको, आपने बोला ठीक है आप पेमेंट करवा दीजिए, हम पैसा जमा कर देते, तो आपके ड्राफ्ट के वैल्यू से आपके पास जो वैल्यू था 8,000, उससे ज्यादा आपके ड्राफ्ट में डाला था 10,000, वो आपको पे कर दिया गया, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ये 2,000 रुपए का क्या हो गया, लायबिलिटी बन गया ना बैंक का आपके ऊपर, जो आपको पे करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। ओके, अगला नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर। आप मार्केट से शेयर खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए, तो वो तो आप अपना एसेट खड़ा कर रहे हो ना, एसेट जनरेट कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्या है, एक तरह का एसेट है। अगला है लोन टू अमन, और उसके ठीक आगे है लोन फ्रॉम सुमित। लोन टू अमन मतलब हमने अमन को लोन दिया है, और लोन फ्रॉम सुमित यानी हमने सुमित से लोन लिया है। तो लोन देने के केस में हमने लोन दिया है, मतलब हम वो बाद में रिटर्न पाएंगे, मतलब वो हमारे लिए क्या है, एसेट। और लोन फ्रॉम सुमित हमने लोन लिया है जिसे हमें पे करना है, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। ओके, तो लोन टू अगर है तो हम दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एसेट है, और अगर हमने लोन लिया है तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगला है हमारा पॉइंट, क्या है इसमें, लोन के बाद फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो एफडी करना भी तो एक एसेट ही जमा करना है ना, ये भी एसेट है। उसके बाद देखो पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, तो पेटेंट्स को अगर हम ऐसे बात करें तो एक तरह से उसको बोलते हैं मालिकाना हक बोलते हैं, पेटेंट्स या कॉपीराइट, है ना। ये एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आपके नाम करने। प्रॉपर्टी मींस वो जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी कोई ऐसा टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग या कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, उसी का से वो प्रॉपर्टी का जो है वैसा नहीं होता कि मालिक हो गया, तो उसके लिए बोलते हैं कि ऑनर है। पेटेंट एक ऐसा ऑनरशिप होता है जिसमें क्या होता है ना, जैसे आपने कोई ऐसा नया इन्वेंशन करा, कोई ऐसा नया चीज आपने क्रिएट करा जिसको आज तक किसी ने नहीं करा, और अब आप चाहते हो कि इस चीज का, इन्वेंशन का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए, तो उसके लिए आजकल क्या है ना, एक लीगल रूल होता है, आपको उसको अपना गवर्नमेंट के थ्रू लीगली अपने नाम उसको करवाना होता है, और उस प्रोसेस को ही पेटेंट बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या, वो एक तरह का आपका एसेट हो गया कि अब आपके
आपके अलावा दूसरा उसको कोई नहीं बनाएगा, और अगर दूसरा कोई बनाता है तो आपसे परमिशन लेगा, उसके बदले में आपको वो पेमेंट करेगा आपके चीजों को यूज करने के, आपके कॉन्सेप्ट को यूज करने के बदले में। ठीक है, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब एक तरह का क्या है, इंटेंजिबल एसेट होता है। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी एसेट है, पेटेंट भी एसेट है। इसके आगे है डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड है ना, हाँ, डिविडेंड इसमें नहीं है, ये डिविडेंड को रहने दीजिए। डिविडेंड तो इनकम एक्सपेंस में आता है, डिविडेंड एसेट नहीं होता हमारा। इस डिविडेंड को ना हम चेंज करके और कर लेते हैं गुडविल। डिविडेंड को चेंज करके हम लोग कर लेते हैं गुडविल। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और ये डिविडेंड जो है इसको मैंने बना देना है गुडविल। ठीक है, गुडविल। ओके, तो गुडविल भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, इसका मीनिंग है। ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है, मतलब आपकी अच्छाइयां, आपके जैसे होता है ना कि जैसे आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझो कि जैसे आप अपने किसी अपने लोकल एरिया में आपसे अगर कोई पूछता है किसी पर्टिकुलर स्वीट शॉप के बारे में, या किसी पर्टिकुलर कपड़े की दुकान के बारे में, कोई पर्टिकुलर सलून हो उसके बारे में, तो आप सबसे जो बेस्ट होता है ना, जो सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब क्या, अच्छा सर्विस देता हो, अच्छा बिहेवियर रखता हो, आप उसी का नाम उसको सजेस्ट करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उसका सब कुछ अच्छा लगा। अब ये क्या है, ये उसका गुडविल है, उस सलून वाले का या उस मिठाई दुकान वाले का, उस कपड़े दुकान वाले का, वो गुडविल है। और वो गुडविल एक तरह का ऐसे हुआ ना, उसका क्या है, विदाउट एनी कॉस्ट में ऐड हो रहा है। आप उसको बोले, वो उसको बोलेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो उसको बोलेगा, उसको क्या होगा, कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, उसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो गुडविल भी एक तरह का क्या है, एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद व्हीकल्स। व्हीकल्स में वो सारे व्हीकल्स आते हैं, जैसे ट्रक है, ऑटो है, टेम्पो है, आपके पास है, वो सब ये सब क्या है, एसेट में आते हैं। तो यहाँ तक का हम लोग क्लियर कर लें। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एक तरह का एसेट है। उसके बाद यहाँ से आइए शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से फिक्स डिपॉजिट के बाद क्या था इसमें, पेटेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल, व्हीकल्स, सब क्या एसेट्स है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आइए नेक्स्ट, यहाँ लीज होल्ड लैंड। आपने लैंड लिया है लीज होल्ड पे, लीज पे, तो लीज पे लिया हो या खरीदा हो, जब तक आपके पास है वो आपका क्या है, एसेट है। ओके, तो ये भी एक तरह का क्या है, लीज होल्ड लैंड एसेट होता है। चलिए तो इसे डाल देते हैं हम लोग, लीज होल्ड लैंड। नेक्स्ट आगे क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कि सप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर यानी कि लेनदार। लेनदार यानी कि वो पार्टी, वो सप्लायर जिसका हमने उधार ले रखा है, बकाया परचेज वगैरह कर रखा है, वो एक तरह का क्या है, आपके ऊपर लायबिलिटी है। और उसके ठीक उल्टे होते हैं क्या, उल्टा डेटर। डेटर, डेटर मतलब कस्टमर, जिसको हम उधार बेचे हुए हैं और उससे हमें क्या करना है, पैसा वापस लेना है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी और डेटर क्या हो जाता है, एसेट। ठीक है, उसके बाद अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी होता है बकाया, मतलब आप एक्सपेंस कर चुके हैं पहले से और अभी तक आपने उसका पैसा नहीं करा पेमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके ऊपर, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस करने से पहले ही आपने पेड कर दिया, इसको हम लोग पेड इन एडवांस भी कहते हैं, है ना। तो ये आपके लिए क्या बन गया, एसेट। आपके पास वो आपका एसेट ऑलरेडी क्या है, डिपॉजिट है, उससे जब चाहे तब हम काम करवा सकते हैं। तो ये जो आपका आउटस्टैंडिंग होता है वो क्या है, एक तरह का लायबिलिटी है, और जो प्रीपेड है वो क्या है, एक तरह का एसेट है। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे क्लासिफाई कर लिया ना सारे आइटम्स को।
तो आपको भी ऐसे ही अपने जो है ना सोच से अच्छे से मतलब एक तरह से ना बिल्कुल कंसंट्रेट करके और ये सारा क्लासिफिकेशन करना होगा और अकाउंटिंग करते वक्त भी इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनकम और एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन करना है। स्टार्टिंग है कहां से, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज का मतलब होता है भाड़ा। भाड़ा एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। कैरेज मतलब हम सामान परचेस करके ला रहे हैं, उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं भाड़े के रूप में, वो भी एक तरह का कैरेज है। और जो परचेस करके ला रहे हैं उसको कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं। और हम मान लेते सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद वो तो कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपना सामान ले जाना, लेकिन हमने सेल करने से पहले कस्टमर को ये एग्रीमेंट करा होगा कि हम आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक हम आपको पहुंचा के देंगे सामान, तो उसमें तो भाड़ा हम ही को देना पड़ेगा कैरेज। उस कैरेज को कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। तो कैरेज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों या सिंपल कैरेज ही हो मतलब भाड़ा, तो वो एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही काउंट होता है। तो यहाँ देखो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, या कैरेज आउटवर्ड भी है, ये भी एक्सपेंस है। प्रिंटिंग चार्जेस, चार्ज पे कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। अगर चार्जेस ले रहे हैं तो इनकम है, लेकिन चार्जेस दे रहे हैं तो वो क्या है, एक्सपेंस है। तो प्रिंटिंग चार्जेस भी एक्सपेंस। स्टेशनरी पेपर पेन रजिस्टर ये सब अगर आप बिजनेस के लिए ला रहे हैं तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, एक्सपेंस है। तो देखो कैरेज इनवर्ड, प्रिंटिंग चार्ज, स्टेशनरी, कैरेज आउटवर्ड, ये सब एक्सपेंस है। उसके बाद आ गया फ्रेट। फ्रेट भी एक तरह का भाड़ा होता है। वो सर कैरेज मतलब भी भाड़ा, फ्रेट मतलब भी भाड़ा, ये कैसे? फ्रेट भी भाड़ा ही होता है, ठीक है। अब जैसे ये बड़े बड़े जैसे कार्गो, कंटेनर, ट्रेन, शिप, ये सब से जब हम ये करते हैं ना, मंगवाते हैं सामान, तो उस समय हम उसको कैरेज नहीं, उसको फ्रेट, ठीक है, वो फ्रेट में, वो भी भाड़ा में आता है, तो ये भी एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस, इसके नाम के आगे ही एक्सपेंस लग गया, ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसके नाम के आगे एक्सपेंस लग गया। ट्रैवलिंग मतलब ऐसे भाड़ा क्या, अब ये भी भाड़ा है, लेकिन ये किसके लिए, ये इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस या फेयर, ये ह्यूमन के लिए यूज होता है। कैरेज, फ्रेट, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स, गुड्स वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस तक सारे के सारे एक्सपेंस लिस्ट में डाल दें। चलिए, कैरेज इनवर्ड, प्रिंटिंग चार्ज, हाँ, स्टेशनरी, कैरेज आउटवर्ड, हाँ, जनरल एक्सपेंस, फ्रेट, जनरल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये हो गया एक्सपेंस में। अब आगे कमीशन रिसिप्ट, रिसिप्ट आ गया। जैसे ही रिसिप्ट वर्ड यूज होगा मतलब वो आप पा रहे हो, यानी इनकम है आपका, तो कमीशन रिसिप्ट इनकम में डालेंगे। नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट जैसे ही आ गया ना, तो रेंट अगर है सिंपली, तो मतलब रेंट आप पे ही कर रहे हैं, आप रेंट ले नहीं रहे। जैसे ही रेंट के साथ रिसीव आ गया मतलब आप वो रेंट पा रहे हो। तो पाना है तो इनकम, और सिंपली देना है तो एक्सपेंस। तो यहाँ रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस। अगला है इंटरेस्ट रिसिप्ट। अभी मैंने बताया रिसिप्ट करना है तो क्या होगा, इनकम। इंटरेस्ट रिसिप्ट, इनकम। उसके आगे है लीगल एक्सपेंस, नाम के आगे लग गया एक्सपेंस, तो ये क्या करेंगे, लीगल एक्सपेंस एक्सपेंस पार्ट में जाएगा। नेक्स्ट ऑडिट फीस, फी जमा करना है, तो फी भी क्या होगा, एक्सपेंस। ऑडिट, आप अकाउंटेंट रखे हुए प्रोफेशनल, सीए वगैरह से आपका काम चल रहा है बिजनेस का, वो ऑडिटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो वो ऑडिटिंग का फी वगैरह जब लेंगे तो वो भी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। उसके बाद है वेजेस, अभी मैंने बताया था ना, मजदूरी देना, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। सैलरी देना, सॉरी, सैलरी देना, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। अब है यहाँ पे रेंट एंड रेट्स, ये भी रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, ये इसमें रिसिप्ट वगैरह नहीं लगा, तो रिसिप्ट नहीं लगा तो ये भी क्या है,
एक तरह का एक्सपेंस में है। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड, पेड कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं मतलब खर्चा, तो इंटरेस्ट पेड भी क्या होगा, ये भी एक्सपेंस। इंटरेस्ट पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी खर्चे में जाएगा ना, पोस्ट वगैरह का, कुरियर वगैरह का चार्ज, तो ये भी क्या है, खर्चा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह का खर्चा ही है ना, आपका एक्सपेंस है। लोन लिए थे वो भर रहे 100 लगा, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है 100 अलग। परचेज, परचेज करने पे भी आपका पैसा क्या होता है, ज्यादा है, देना होता है, तो ये भी खर्च है। सेल, सेल से तो इनकम आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स इनकम वाले पार्ट में डालेंगे। उसके बाद आगे क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आप बिजनेस के लिए करवाओगे तो बिजनेस का क्या होगा, खर्चा जाएगा, तो ये एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, पैसा देके ना करवाएंगे, फ्री में तो कोई करेगा नहीं एडवर्टाइजमेंट। डोनेशन दे रहे हैं आप, हाँ, डोनेशन, चैरिटी, ये सब बांट रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये सब भी क्या है, एक्सपेंस में आता है। टैक्सी फेयर, अब आप ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी का यूज किया और उसका भाड़ा दिए, ये भी क्या है, एक्सपेंस में आया। आगे है रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट है तो रिसिप्ट यानी पाना, तो ये क्या हो गया, इनकम। इस तरीके से ये सारे क्लासिफिकेशन इनकम और एक्सपेंस के आप लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहां तक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग को समझ में आया। कुछ और चीजें हैं जो मुझे टाइप करना है और आप लोग को बताना है विथ रीजन कि आप ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, आप लोग को बताना है क्लास के दौरान। क्या, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा, इंटरेस्ट रिसिप्ट is an income, it is true or false? इंटरेस्ट रिसीव इज एन इनकम, क्या इंटरेस्ट जो आप रिसीव करोगे वो इनकम होगा आपके लिए? बिल्कुल, अभी मैंने बताया इंटरेस्ट अगर हम पेड करते हैं तो एक्सपेंस है, लेकिन जैसे रिसीव किया तो क्या है, इनकम है, हमारा पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, पैसे में इंक्रीमेंट आएगा, तो ये क्या है, इनकम, तो ये क्या है, ट्रू। अगला, नेक्स्ट हम मुझे टाइप करना है ना, आगे है रेंट पेड इज एन इनकम। क्या रेंट पेड इनकम है? नहीं, इनकम कैसे हो जाएगा, रिसीव करना इनकम है, पेड करना तो एक्सपेंस होता है, तो पेड करना एक्सपेंस है, ये इनकम नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट अगला है सैलरी इज एन एसेट, सैलरी इज एन एसेट। सैलरी क्या एसेट होता है क्या? सैलरी देना क्या है, वो तो एक्सपेंस होता है। एसेट मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ा हमारे बिजनेस का, यहाँ तो एसेट नहीं है ये। हाँ, सैलरी का मतलब तो एक्सपेंस होता है, सैलरी पेड करना एक्सपेंस होता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अगला, कैपिटल इज एन एसेट, क्या कैपिटल एसेट है? अभी मैंने बताया है ना, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, बिजनेसमैन के लिए एसेट होता है, तो ये फॉल्स है, एसेट नहीं होता। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस पे बात करनी है तो बिजनेस को देखेंगे, ये फॉल्स है। अगला, इन्वेस्टमेंट इज अ लायबिलिटी, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट इज अ लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट करना लायबिलिटी है क्या? कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका तो वो क्या, एक तरह का पैसा कहीं पे ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो एक एसेट के रूप में रहेगा ना, प्रॉफिट देगा, नहीं प्रॉफिट देगा तो वापस वो पूरा पैसा हम निकाल लेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, आगे नेक्स्ट, मशीनरी इज अ लायबिलिटी, मशीन वगैरह जो प्लांट्स, मशीन ये सब होता है, वो क्या एक लायबिलिटी है? ये भी फॉल्स है। मशीन तो एसेट हो गया ना, एक वैल्यू होगा, एक्वायर होगा हमारे बिजनेस के अंदर, तो ये भी फॉल्स। नेक्स्ट अगला है हमारा, परचेज ऑफ गुड्स इज एन इनकम, परचेज ऑफ गुड्स इज एन इनकम। अभी मैंने बताया ना, परचेज क्या होता है, परचेज करने पे पेड करना होता है पैसा, एक्सपेंस होता है, तो इनकम कैसे हो सकता है? बिल्कुल फॉल्स है।
अगला, लोन टेकन फ्रॉम सूर्या इज एन एसेट। लोन टेकन फ्रॉम सुमित, लोन टेकन फ्रॉम सुमित इज एन एसेट। ये एसेट है क्या? अभी मैंने बताया था कि लोन फ्रॉम लायबिलिटी होता है क्योंकि हमें वो पे करना होता है, लोन टू जब हो तब एसेट होता है। तो ये तो लोन फ्रॉम है, तो ये क्या है? एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, ये फॉल्स है। ओके, अगला अब इसी में देखो, लोन गिवन टू अमित इज एन एसेट। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल, लोन हमने अमित को दिया है, उसे वापस लेंगे, तो ये क्या है? ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ओके, अगला नेक्स्ट, कैश एट बैंक इज अ लायबिलिटी। कैश एट बैंक इज अ लायबिलिटी। आपका पैसा बैंक में जमा है, क्या वो लायबिलिटी है? बैंक में पैसा जमा तो मेरा एसेट है, लायबिलिटी कैसे हो सकता है? ये भी फॉल्स। नेक्स्ट, एंड बस एक लास्ट और मैं दूंगा, इतना ही मैंने कॉलम बनाया है तो इतना ही आपको रखूंगा मैं। अगला है इलेक्ट्रिसिटी बिल is an electricity bill paid is an expense। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पेड कर रहे हैं वो एक्सपेंस है? बिल्कुल, पेड कर रहे हैं, खर्चा है, चार्ज दे रहे हैं, एक्सपेंस है, बिल्कुल ये ट्रू है। इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन बुक्स में मिल सकते हैं, आपको अपने असाइनमेंट में मिल सकते हैं। तो आपको ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से सोच समझ के करना है। तो आज का सेशन यही था, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, प्रैक्टिस कीजिए तब तक आप लोग। थैंक यू।